गुजरात के जूनागढ़ में दलित युवक का अपहरण कर जातीय टिप्पणी और मारपीट करने मामले पुलिस ने गोंडल विधायक गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश गोंडल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस द्वारा आरोपी के 7 दिन के रिमांड मांगे गए हैं, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन के भी रिमांड मंजूर नहीं किए। मामले पर डीवाईएसपी हितेश धांधलिया ने जानकारी दी। अभी जो जूनागढ़ में जो ए डिवीज़न में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, किडनैपिंग करके ले गए, उनको चलते हुए कल रात को लोकल क्राइम ब्रांच और ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन की टीम ने गोंडल के पास से हडमटाड़ा करके गांव है, वहाँ भगीरथ सिंह के फार्म से गणेश जाडेजा और अन्य 7 आरोपियों को 2 गाड़ी के साथ अरेस्ट किया गया है। अभी उनको आज कोर्ट में 7 दिन के रिमांड के लिए प्रोड्यूस करेंगे। उनके बाद उनका भी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू है और कई कॉन्स्पिरसी कहाँ पे किया गया, लोकल कोई जूनागढ़ का कोई इसमें शख्स शामिल है कि नहीं, उन सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है। रिमांड के खास करके हमारे जो पॉइंट्स है वो कंप्लेनेंट ने बताया, उनको न्यूड करके वीडियो उतारा गया है, तो अभी उनके लिए फिर बताया कि उनके पास आर्म्स थे, पिस्तौल जैसा कुछ वेपन दिखाया था। दूसरा कि ये जो लोकल मतलब एक बात रात को 11 बजे जो इंसिडेंट बना, उनके बाद अर्ली मॉर्निंग 3 बजे फिर वापस आए और किडनैपिंग करके ले गए, तो उनको टिप किसने दिया, यहाँ का लोकल कोई बंदा इसमें शामिल है उनके लिए, या फिर और भी मतलब कई वेपन कहाँ पे है और किसके पास वेपन थे, कॉन्स्पिरसी कहाँ पे हुआ, इनको चलते हुए ऑनरेबल कोर्ट में 7 डेज़ के रिमांड के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे। और गणेश जाडेजा गोंडल के करंट एमएलए गीताबा जाडेजा का सन है। उनसे अभी जो हमारा पुलिस के रिकॉर्ड को चेक करते हुए इससे पहले और कोई ऑफेंस नहीं है, ईगोस्कोप में भी चेक किया गया है। अभी जो गणेश के अलावा 7 एक्यूज को अरेस्ट किए गए, इसमें से रमीज पठान करके है, उस पर गोधरा पुलिस स्टेशन में एक वेपन आर्म्स एक्ट के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर है, और एक जो डिगुबा करके है उनके साथ उन पे भी मारामारी किया था, उनका एक ऑफेंस है। गणेश गोंडल को जब मीडिया के सामने पेश किया गया तब भी उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो ये साफ साफ दिखा रही थी कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गुजरात के वडोदरा में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की वडोदरा और गुजरात शहरों की अन्य ब्रांच के संयुक्त तत्वाधान से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सीए रंजित कुमार अग्रवाल, सीए विशाल दोषी समेत के चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टैंडर्ड ऑडिट, कैपिटल्स मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जैसे सब्जेक्ट्स पर विशेषज्ञों ने अपनी राय पेश की। कॉन्फ्रेंस में पूरे देश में से करीब 650 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हिस्सा लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बड़ौदा ब्रांच हमारी है, 176 ब्रांच है, उसमें बड़ौदा एक ब्रांच है। उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें मोर देन 700 सीए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट की होती है जिसमें हम मेंबर्स को नई नई चीज़ें जो आती है हमारे रूल्स में, रेगुलेशन में, एक्ट में, उसकी जानकारी देते हैं और उनको अपग्रेड करते हैं। तो एक सीपी आवर प्रोग्राम होता है हमारा, उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हुआ है। और जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जैसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी, गांधीनगर में भी गिफ्ट सिटी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट IFSC जो अथॉरिटी है उसके साथ मिलके पार्टनरशिप में काम कर रही है, उसमें जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, हम गुजरात गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी बनी है उसको हाउ इंडिया कैन बी ए ग्लोबल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हब, उससे सिलसिले में आज एक सेशन भी हमने रखा है, एंड हाउ वी कैन हेल्प द कंट्री टू बिकम ए ग्लोबल अकाउंटिंग हब। उसमें हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी वहाँ पर लेके आ रहे हैं, IFSC के साथ मिलके एक सर्टिफिकेट कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका भी एक सेशन हमने यहाँ रखा है। और जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं प्रोफेशन में, इनकम टैक्स में, GST में, रेरा में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन इस सेमिनार में होता है। उसी सिलसिले में यह सेमिनार रखा गया है। हमारे 9 लाख स्टूडेंट हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, उसमें 44% बच्चे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कि CA कर रही है। अभी हमने एक नया सिलेबस लॉन्च किया है 1 जुलाई 2023 में, जिसमें हम ये नए सिलेबस की पहली एग्ज़ाम मई 2024 की एग्ज़ाम में चालू करी। अब उसमें एक प्रावधान है कि हर बच्चे को जो आर्टिकलशिप करता है
उसको 4 ऑनलाइन सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉडल एग्जामिनेशन देनी रहती है। वो एग्जामिनेशन हमने अभी चालू कर दी 25 मई से। तो अब बच्चे इस प्रावधान के द्वारा कहीं भी ऑनलाइन किसी भी सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, टू बी कंडक्टेड बाय द सीए, और बच्चों ने चालू कर दिया। गुजरात में राजकोट अग्निकांड के बाद सूरत महानगर पालिका द्वारा फायर सेफ्टी की सुविधा और एनओसी की जांच शुरू की गई है और फायर सेफ्टी सुनिश्चित नहीं होने पर दुकानों को सील किया जा रहा है। सूरत के रिंग रोड की टेक्सटाइल मार्केट को बड़ी संख्या में सील कर दिया गया है, जिससे व्यापार बंद पड़ गया है। आक्रोशित व्यापारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 3-4 दिनों में रिंग रोड इलाके की कई टेक्सटाइल दुकानों और पूरी की पूरी मार्केट को भी सील कर दिया गया है, जिससे परेशान व्यापारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। આજે વિરોધ એક જ છે કે વેપારી ભાઈની જે દુકાનો બંધ થઈ છે આજે માર્કેટમાં, આજે 10 દિવસ થઈ ગઈ છે। નહીં તો એસએમસી જવાબ આપતી, નહીં તો બીજી કોઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જવાબ આપે છે, નહીં તો સીઆર પાર્ટી જવાબ આપે, નહીં તો અસીપી જવાબ આપે। કોઈ પણ જવાબ આપવા તૈયાર નથી કે હાઈકોર્ટનો મામલો છે, તો જવાબ કોણ આપશે સુરતમાં? આજે માર્કેટ 10 દિવસથી બંધ છે, તો અમને જે બિલ્ડરની ભૂલ છે એનઓસી બીયુસી નથી લીધી એને, તો બિલ્ડરને પકડો। હા, અને એને જે સજા આપી હોય, એને જે નોટિસ આપી હોય એને આપો। તમે રાતોરાત 12 વાગે માર્કેટ બંધ કરી દો છો વિધાઉટ નોટિસ। એક અગ્નિકાંડ થયો રાજકોટમાં, હું માનું છું કે પબ્લિક મહિલા છે ત્યાં, તો હું માનું છું, પણ એની સજા તમે બીજા બધા લાખો લોકોને આપો છો। 1 લાખથી વધારે પબ્લિક આજે રોડ પર આવી ચૂકી છે, 1 લાખથી વધારે। ખાવાનું બંધ થઈ ગયું છે, વેપારી લોક રોડ પર આવી ચૂક્યા છે, તો એનું જવાબ કોઈ આપવા તૈયાર નથી। એનું કોઈ પ્રશાસન જવાબ આપવા તૈયાર। મુગરી સલાયા જઈએ છે તો કમિશનર જવાબ આપવા તૈયાર, પોસ્ટામાં જઈએ છે તો ત્યાંથી કહે છે કે અમે આગળ અધિકારીને વાત કરી છે, પણ હાઈકોર્ટથી મોટી કોઈ નથી। તો હાઈકોર્ટ જવાબ ક્યારે આપશે? તમારી માંગ શું છે? અમારી માંગ છે કે આજની તારીખમાં આ માર્કેટ ચાલુ થવી જોઈએ। આજે 7 તારીખ છે, હાઈકોર્ટની પેશી 3 તારીખે હતી, 3 તારીખની 6 તારીખ થઈ, 6 ને 13 થઈ। તો ફાયર સેફ્ટી લેવા માટે અમને કઈ કાયદા કાનૂન તો કહો, પણ કોઈ કહેવામાં નથી આવતું કે માર્કેટ ચાલુ થશે પછી તમારી ફાયર સેફ્ટીની જે પણ છે રિન્યુઅલ થશે। એ કયાનું કાનૂન છે? હા, અમારે માર્કેટમાં સીડી નથી, તો સીડીનો પ્લાન આપી દીધો છે અને ચાલુ થઈ ગયું છે કામ, પણ બહારથી કામ ચાલુ થયું, પણ જ્યારે તમે માર્કેટ ખોલશો ત્યારે કામ કરી શકશું ને અમે। गुजरात के अमरेली में जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत के सामने स्थित शॉपिंग सेंटर की 300 से ज्यादा दुकानों को फायर सेफ्टी के नाम पर बंद कर दिया गया है। फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं होने पर 300 से ज्यादा दुकानों को नोटिस देकर सील करने की कार्यवाही की गई। राजकोट अग्निकांड के बाद पूरे राज्य में फायर एनओसी की जांच सघन कर दी गई है। फायर एनओसी नहीं होने पर दुकानों को सील किया जा रहा है। अमरेली में भी पिछले कई दिनों से ये कार्यवाही जारी है। फायर सेफ्टी के सर्टिफिकेट और परमिशन के बाद ही इन दुकानों को खोला जाएगा। गुजरात में विद्युत कंपनी की ऑनलाइन परीक्षा में पास करने का घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें एमजीवीसीएल के 20 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सन 2020 से 2021 में ऑनलाइन ली गई विद्युत सहायकों की परीक्षा में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में धांधली की शिकायत मिली थी। सूरत पुलिस द्वारा इस घोटाले का पर्दाफाश किया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए 20 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। અત્યારે એમજીવીસીએલ દ્વારા 20 જેટલા જુનિયર આસિસ્ટન્ટને સસ્પેન્ડ કરવાની એક બાબત અત્યારે મીડિયામાં વહેતી થયેલી છે। એ બાબતે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવવાનું કે 2020ની સાલમાં જુનિયર આસિસ્ટન્ટ વિદ્યુત સહાયકની એક ભરતી હાથ ધરવામાં આવેલી હતી, જેમાં ઓનલાઈન એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવામાં આવી હતી। જે બાબતે 2024ની સાલમાં સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં એક ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી। એટલે અત્યારે હાલ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તરફથી આની તપાસ ચાલી રહી છે અને તપાસ દરમિયાન કેટલાક જે નામો આવ્યા અને એમાં જે એફઆઈઆર અને ચાર્જશીટ દાખલ થઈ એના અનુસંધાને કંપનીના નિયમો અનુસાર જે કર્મચારીઓ એમજીવીસીએલના છે એમની સામે આ સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી નિયમ અનુસાર કરવામાં આવી છે અને વધુમાં એમની સામે ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે। એટલે આ જે તમામ પ્રક્રિયા છે એ એક સબજ્યુડિયસ પ્રોસેસના ભાગ હેઠળ અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के संसदीय दल का नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। इस मौके पर एनडीए के अहम घटक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र में हमने 3 जनसभाएं और एक बड़ी रैली की और इसने चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से मोदी जी पीएम हैं, अब फिर पीएम बनने जा रहे हैं। इन्होंने देश की सेवा की और जो कुछ भी बचा है अब उसे पूरा कर देंगे। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। वहीं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मुझे नया दायित्व देने के लिए आभार। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत माता और देश का विकास। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो
कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। गुजरात के वडोदरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते आए दीपक फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वाघोड़िया में वृक्षारोपण और सफाई अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर सभी को पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए खास संदेश दिया गया, जिसमें गलत तरीके से कचरा फेंकने पर, प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ावा दिए जाने पर सभी को जागरूक किया गया। इस अभियान में दीपक फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आकाश कुमार लाल, अकाउंट हेड सुषमा भोसले, स्मिता मनियार, शार्दुल आचार्य और अन्य लोगों ने जुड़कर वाघोड़िया के आसपास के स्थलों की सफाई की। इस मौके पर दीपक फाउंडेशन की ओर से कहा गया कि ये कार्यक्रम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने और हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सामाजिक सेवा प्रोजेक्ट के माध्यम से हम समुदाय की भलाई के लिए योगदान देते रहेंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव के चलते आचार संहिता हट जाने से वडोदरा महानगर पालिका ने लंबित पड़े कई कार्यों को फिर से शुरू किया है, जिसमें विवादों में रही वडोदरा महानगर पालिका की डायरी भी शामिल रही। आचार संहिता हट जाने के बाद अब कॉरपोरेशन की डायरी को 6 महीने बाद कोटा के हिसाब से नगर सेवकों को रवाना किया गया है। वडोदरा महानगर पालिका की डायरी पिछले कई वक्त से बनकर तैयार है, लेकिन आचार संहिता के कारण डायरी का वितरण नहीं हो पाया था और ऐसे में अब आधा साल पूरा होने के बाद कॉरपोरेशन की छपी हुई डायरी लोगों को बांटी जा रही है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने आज अहमदाबाद में नए पुलिस कमिश्नर कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। डीजीपी विकास सहाय ने नए कमिश्नर कार्यालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें रथ यात्रा की तैयारी पर खास विचार विमर्श किया गया। नए कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम तैयार कर रथ यात्रा पर नजर रखने के दिशा निर्देश भी इस मौके पर डीजीपी विकास सहाय द्वारा दिए गए।